हेलो, जय श्री राम। जैसे कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं हूँ कोशा अग्रवाल एंड जैसे कि आपने टाइटल पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो कि मेडिकल फील्ड को एज अ फील्ड लेना चाहता है। दिस वीडियो शुड बी वॉच बाय एवरी स्टूडेंट हु इज टेकिंग अ साइंस बायो। लिटरल बता रही हूँ मैं ये चीज़ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बिकॉज आई एम समवन हु इज़ लाइक इन अ एमबीबीएस फर्स्ट ईयर एंड लिटरल बता रही हूँ, मैं एक नॉन मेडिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ। मेरे घर में कोई डॉक्टर नहीं था एंड लिटरली बता रही हूँ, मेरे को कुछ भी आइडिया नहीं था कि होता क्या है, कैसे है। सो आई फेल्ट बिट्रेड। मुझे ऐसा लगता है सब मुझे किसी ने बिट्रे करा है बिकॉज एक होता है ना कि आपको कोई चीज़ पता ही नहीं थी और अब आप सडनली एक फील्ड में घुस चुके हो और अब आप उस फील्ड से बाहर नहीं निकल सकते। अगर आप एक बार इस फील्ड को चूज कर लेते हो लाइक बायो या फिर मेडिकल को एज अ फील्ड चूज कर लेते हो देन उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है, उससे एस्केप करना बहुत मुश्किल है। एंड सबसे वर्स्ट पॉइंट होता है द गिल्ट ट्रिपिंग। लाइक अगर आप देखो, सिंपल बात है, ह्यूमन माइंड वर्क्स लाइक दैट इन अ रिलेशनशिप और अ करियर और अ जॉब। ह्यूमन माइंड वर्क्स लाइक दैट कि मैंने अपना इतना टाइम इन्वेस्ट करा है, अब अगर मैं इस चीज़ में आगे नहीं बढ़ा, अगर इस चीज़ में मैंने अपना फ्यूचर नहीं बनाया तो मेरा जो भी टाइम मैंने इसमें इन्वेस्ट किया है वो सब बर्बाद हो जाएगा। एट द सेम टाइम एक थिंकिंग होती है कि अगर अब आगे चल के जो फ्यूचर मैंने एक्सपेक्ट किया था वो चेंज हुआ तो एक अलग ही गलत सी फीलिंग आती है, ऐसा अच्छा सा नहीं लगता वो सोच करके कि मतलब देखो ये चीज़ करियर में लगाओ। रिलेशनशिप वाले तो वैसे भी अपने आप को लगा चुके हैं, बट मैं करियर में बता रही हूँ ये चीज़। रिलेशनशिप और करियर दोनों समझ सकते हैं इस बात को, इवन दो अगर आप एक जॉब में हो तो भी, कि जब आप किसी जॉब में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हो, करियर में करते हो, रिलेशनशिप में करते हो। जैसे कि आपने ले लिया बायो एज ए सब्जेक्ट तो अब आप उसमें इन्वेस्ट करोगे। अब अगर आपको 2 साल बाद लगेगा ना कि यार ये तो सही नहीं है, काश मैं इसको छोड़ पाता, तो आपके अंदर आ जाएगा कि यार मैंने 2 साल इसमें दे रखे हैं, अब अगर मैंने ना कोई और फील्ड चूज किया तो मेरे 2 साल बर्बाद हो गए। तो आपके ना एक वो आ जाएगा, गिल्ट ट्रिपिंग आ जाएगी कि यार मैं करूँ नहीं करूँ, ऐसा क्या करूँ। और फिर इन केस आपने जो फ्यूचर सोच रखा है, जैसे कि आपने रिलेशनशिप में शादी का सोच रखा होगा, जॉब के अंदर प्रमोशन का, और करियर के अंदर ऑब्वियसली डॉक्टर बनने का ही सपना होगा। तो अब क्या होगा ना कि आपको ऐसा लगेगा अब मैं डॉक्टर नहीं कहलाऊंगा। आपने अपने नाम के आगे बहुत पहले ही डॉक्टर लगा लिया है और अब जब आप डॉक्टर नहीं बन पाओगे तो सडनली यू फील बिट्रेड कि यार मेरी पोजीशन चली गई, मेरी अथॉरिटी चली गई, विच इज लाइक नॉट ट्रू, बट यू विल फील लाइक दैट। सो मैं ये मानती हूँ ये वीडियो हर उस इंसान को देखनी चाहिए जो कि 10th के बाद बायो परस्यू करना चाहता है या जो भी डॉक्टर की फील्ड में जाना चाहता है। आई थिंक दिस वीडियो शुड बी वॉच्ड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो मैं मानती हूँ वो ये है कि सबसे पहले आपको एक बार पता करना चाहिए अबाउट द मेडिकल फील्ड। सबसे पहले पता करो क्या होता है, कैसे होता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी कैसे होती है, सब कुछ पता करने की कोशिश करो। मैं मेडिकल फील्ड से नहीं हूँ, तब भी मैंने बहुत पता करने की कोशिश की, तब भी मुझे मोटा मोटा ही कुछ खास समझ में आया नहीं था। टू स्पीकिंग मुझे तो बिल्कुल समझ में नहीं आता जब मैं 11th में आई थी, बट स्टिल ठीक है। अब बात आती है सबसे पहला पॉइंट, तो जो कोचिंग सेंटर्स है, भाई बाय कसम माँ कसम, कोचिंग सेंटर्स आर द प्रेडिएटर्स, यू ऑल आर प्रे। बाय गॉड की कसम, ये कोचिंग सेंटर तुम्हें एक आइडिया बेचेंगे कि तुम एक डॉक्टर कहलाओगे, तुम्हारी लाइफ ऐसी होगी वैसी होगी, विच इज लाइक कंप्लीट, मतलब कितना काट रहे वो तुम्हारा, बहुत गंदा काटा है उन्होंने तुम्हारा। बिकॉज ऐसा कुछ नहीं होता भाई, जैसा वो बताते हैं वैसा कुछ भी नहीं होता है। जैसा वो पता है, मैं बता रही हूँ हमारे, अभी मैं बता दूँ मेरी लास्ट, मैं ना सेकंड ड्रॉपर हुई, इफ यू नो। सेकंड ड्रॉपर का मतलब मैंने 12th के बाद 1 साल प्रिपरेशन की, फिर मैंने दूसरे साल प्रिपरेशन की, तब मैं निकल गई थी, ठीक है। तो अभी जब मैं इस बार हुआ था ना, तो मैं ना अभी भी गवर्नमेंट सीट नहीं, मेरी मैनेजमेंट सीट है। बिकॉज जिस स्टेट से मैं जाती हूँ वहाँ की जो रैंक है, जो कट ऑफ है, वो बहुत ज़्यादा है। लाइक मैं नॉर्थ इंडिया से बिलोंग करती हूँ, समझ में आ गया होगा कि वहाँ की कट ऑफ बहुत ज़्यादा है। नॉर्थ इंडिया में भी उस स्टेट से जाती हूँ जहाँ की कट ऑफ बहुत तगड़ी जाती है। तो अब क्या है, बहुत ज़्यादा कट ऑफ के चक्कर में, और मैं जनरल हूँ, तो मेरी कट ऑफ क्लियर नहीं हुई थी, जबकि मेरी रैंक थी 31,000, क्या 31,802। और जबकि इस रैंक के अंदर मोस्टली स्टेट्स के अंदर मिल जाता है कॉलेज, लेकिन मेरे स्टेट में नहीं मिलता और ऑल इंडिया भी नहीं मिलता, बिकॉज ऑफ रिजर्वेशन एंड ऑल एंड ऑल। तो पॉइंट ये है कि जैसे मेरा है ना, ऐसा था कि मेरी ऐसे बात चल रही थी कि यार शायद गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी तो मैनेजमेंट मिल जाएगी। तो मेरे जो सर थे दे भी लाइक एक और ड्रॉप ले ले, एक और ड्रॉप ले ले, तू अच्छा कॉलेज निकाल देगी अगले साल। एंड आई बी लाइक भाई 2 ड्रॉप मैं लेके बैठी हूँ, 11th 12th में ही मैंने प्रिपरेशन करी है, भाई मैंने 4 साल दे दिए ऑलरेडी, अब एक और ड्रॉप लूँ। और अभी भी मेरी 31,000 रैंक आई है, 31,802 रैंक आई है। अब तुम कह रहे हो वापस ड्रॉप लूँ 8,000 रैंक लाने के लिए, मतलब क्या, मतलब क्या भाई,
मतलब ड्रॉप ही लेती रहूं बैठे बैठे, पूरे मतलब अपने साल खराब कर दूं, सारे के सारे जो मेन ईयर्स होते हैं इंसान के वो खराब कर दूं मैं अपने अपने। एंड लिटरली वो हर किसी को यही आइडिया बेच रहे हैं कि इस बार तुम्हारी इतनी रैंक आई, अगली बार और अच्छी आ जाएगी, अगली बार और अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मुझे भी ये बोल रहे तू तो एमसी निकाल लेगी पागल, तेरे अंदर तो पोटेंशियल है। मैंने कहा था तेल लेने क्या पोटेंशियल, पोटेंशियल से क्या करेगा, हिम्मत तो नहीं है ना, वापस पढ़ने की हिम्मत नहीं थी भाई मेरे अंदर। मैं लिटरली बता रही हूँ, जब मेरा इस साल मैंने पता है, देखो एक चीज मैं बता दूँ, मैंने प्रिपरेशन 4 साल की है, आगे के 3 साल मैंने प्रिपरेशन के नाम पे बहुत ही गंदा हका है, क्योंकि मैं मुंह पे बोल रही हूँ, मैंने 3 साल सिर्फ मजे करे थे। मतलब मैं ऐसे पढ़ती थी कि तुम्हें लगेगा एहसान कर रही है पढ़ाई पे। और मैं पढ़ाई में थोड़ी अच्छी, मतलब मेरा ऐसा है कि मेरी थोड़ी विजुअल मेमोरी है, अगर मैं कुछ देख रही हूँ तो मुझे दिमाग में आने लग जाता है। तो मैं ज्यादा मेहनत नहीं करती, मोस्टली मैं पढ़ाई में ज्यादा मेहनत नहीं करती, मेरे एकेडमिक्स अच्छे हैं विदाउट पुटिंग मच एफर्ट्स। तो पॉइंट यही था कि मैं अच्छी थी पढ़ाई में, लेकिन मैंने एफर्ट ज्यादा नहीं पुट करे थे। तो अब पॉइंट है, 3 साल तो मैंने मजे करे, लास्ट के साल में मैंने मेहनत करी थी। अब लास्ट के साल में भाई मैंने बहुत मेहनत करी थी, लाइक नो दोस्त, नो घूमना फिरना, कोई ऐसे डिस्ट्रैक्शन नहीं। फोन भी मैं पता है वो इतना सा, वो 8 साल पुराना फोन लेके घूमती थी मैं अपनी दादी का, 8 साल पुराना, ताकि मुझे डिस्ट्रैक्शन ना फील हो। मैंने अपने नीट के 2 महीने पहले से नेट का कनेक्शन बंद करवा दिया था अपने फोन का। लिटरल बता रही हूँ, मैंने इतने एफर्ट डाले थे लास्ट के मोमेंट पे कि कोई भी इंसान मुझे कुछ भी करे मुझे फर्क नहीं पड़ता। मुझे पता है मैं 16-16 घंटे पढ़ी हूँ। नीट के एक दिन पहले मैं रात के 3 बजे तक एनसीईआरटी के पन्ने पलट रही थी कि भाई मुझे बस एक बार बस देखना है क्या हो लिखा हुआ है, बस। लिटरली बता रही हूँ मैंने बहुत एफर्ट पुट करे थे, मुझे पता था कि भाई मैंने अपने फुल एफर्ट दिए, फिर भी मेरी रैंक नहीं आई थी। और वो बंदा कह रहा है वापस ड्रॉप ले लो। भाई लिट्टे बता रही है, कोचिंग वाले तो तुम्हें ड्रॉप पे ड्रॉप दिलाते रहेंगे। अगर तुम एक बार ड्रॉप लोगे दूसरी बार बोलेंगे, तीसरी बार बोलेंगे। इनडायरेक्टली 11th के अंदर अगर तुमने डिसाइड कर लिया कि मैं नीट या जेई में जाऊंगा, ये तुमसे तब तक ड्रॉप दिलवाएंगे जब तक तुम हाथ जोड़ के इनको नहीं बोलोगे अरे भाई नहीं है पैसा, 1 रुपया नहीं है मेरे पास। सिंपल बात है भाई, इनकी तरफ से तो तुम 1000 ड्रॉप लो, बनना तुम्हें डॉक्टर ही है। और तुम्हें ये आइडिया बेचेंगे कि डॉक्टर क्या है, डॉक्टर की लाइफ बहुत ज्यादा रिस्पेक्टेड होती है, बहुत पैसा होता है, इज्जत होती है। अरे गड्ढा, डॉक्टर को कोई भी चाटा मार के भग जाता है। कोई लॉ है, कोई ऑर्डर है डॉक्टर्स के लिए? तुमने कभी सुना है कि डॉक्टर को है ना कोई पुलिस ने प्रोटेक्शन दी हो? अरे अभी एक आसाम के अंदर केस नहीं आता, एक सीएम, एक अनपढ़ सीएम एक डॉक्टर को रिजाइन, वो पता नहीं, आई थिंक सस्पेंड करके चला गया था। कौन सीएम, कौन था वो? मुझे तो इसका नाम भी नहीं पता, लेकिन उसने डॉक्टर को किया था एंड आई बी लाइक, भाई डॉक्टर बनने के लिए 5.5 साल घिसनी पड़ती है, उससे पहले नीट में घिसनी पड़ती है। और नीट निकलती कितनों की है भाई 12वीं के साथ? तुम मुझे कितने जने बता दो जो 12वीं के साथ नीट निकाल पाते हैं? भाई 1% बच्चे भी नहीं होते जो निकाल पाते हैं उस मोमेंट, नहीं निकलती भाई, क्योंकि टफ होती है। उसमें भी नीट का ऐसा पैटर्न है कि तुम है ना, ड्रॉपर है ना इतने मिलेंगे, फ्रेशर्स इतने मिलेंगे। भाई नीट के अंदर एक तो अटेम्प्ट की कोई लिमिट नहीं है। मैं तो बोल रही हूँ भाई तुम 3 अटेम्प्ट की लिमिट रखो, नीट वाले नहीं रख रहे तुम रखो। 3 लिमिट इनफ होते हैं भाई मेरी तरफ। मैंने 12th के साथ दी, उसके बाद एक ड्रॉप लिया, एक और ड्रॉप लिया, बस। चौथी बार कोई कोई अटेम्प्ट नहीं होता, 3 बार बहुत होते हैं अटेम्प्ट। 2 बार मैंने गलती करी थी, 2 अटेम्प्ट के अंदर मैं मजे मजे में चली गई थी अपनी ही मर्जी से, मैं बिल्कुल मेहनत नहीं कर रही थी। मैं अभी एक्सेप्ट करती हूँ कि उस टाइम पे ऑफकोर्स मैंने ज्यादा मेहनत नहीं करी थी। तीसरी बार के अंदर मैंने अपना जी जान लगा दी थी, एंड आई स्वेयर आई स्टिल रिमेम्बर कि जब मेरा जो सेकंड अटेम्प्ट था, पहला अटेम्प्ट 12th के साथ दिया था तो मजे मजे में दे दिया था, सेकंड अटेम्प्ट जो था वो था मेरा ड्रॉप वाला। तो मैं इतनी ज्यादा मजे में थी कि मेरा जो पूरा फ्रेंड सर्कल था और जितने भी मेरे नॉन मेडिकोस थे, पूरे इंटायर नॉन मेडिकोस, सबसे कम रैंक थी मेरी, सबसे कम रैंक थी मेरी। मेरी पता है रैंक थी 1,40,000, बाकी सबकी पता है कितनी थी? 1 लाख, 1,90,000, ओ सॉरी, 1 लाख नहीं, मतलब अरे तुम समझो, मेरी थी 1,40,000, ठीक है। मेरे दोस्तों की पता क्या थी? मेरी सबसे जो क्लोज फ्रेंड जो टॉपर थी ना हमारी क्लास की, उसकी थी 33,000। मेरी जो एक फ्रेंड थी वो कोटे से रिजर्वेशन से निकली है, वो उसकी रैंक थी ऑलमोस्ट शायद 80,000, 70,000, 60,000। एक जो मेरी ही कास्ट का बंदा था, उसकी रैंक थी 90,000, दूसरी बंदी की 90,000। और मतलब एक बंदी थी जो मेरी नोन थी, मतलब दोस्त भी नहीं कहूंगी, लेकिन शी इज लाइक सम वॉट लाइक माई कजन, उसके 9,000। सबसे कम रैंक थी मेरी, सबसे कम रैंक थी मेरी। एंड दिस अटेम्प्ट मेरी 31,800 रैंक आई थी, एंड लिटरल बता रही हूँ, सबसे ज्यादा बड़ा जंप मेरी रैंक का था, सबसे ज्यादा। लिटरली बता रही हूँ, जितने भी बच्चे थे ना मेरे अराउंड, मतलब एक जो है ना मेरी वो 9,000 वाली फ्रेंड थी,
एक वो रिजर्वेशन वाली फ्रेंड थी, ठीक है, ये दो तो निकल गए थे। बचा वो जो लड़का था जो मेरी कास्ट का था। मेरी जो क्लोज फ्रेंड थी वो जनरल से थी तो वो नहीं निकल पाई थी। और मेरी जो दूसरी फ्रेंड थी जिसकी भी 90,000 के आसपास ही रैंक आई थी, उसके बॉयफ्रेंड की भी इतनी ही आई थी। और है ना, कौन था, एक और लड़का था, उसके भाई 651 मार्क्स आए थे उस वाले एग्जाम के ना, जिसमें वो नीट 2024 वाला। तो वो उसकी भी, सब रह गए, लिटरल सब रह गए थे, सब रह गए इस साल, सब रह गए। और मैं, मेरी उन सबसे ज्यादा रैंक है, मतलब सब रह गए थे, मतलब उनकी रैंक सबकी मुझसे नीचे। तो तुम जंप समझ रहे हो, इतनी मेहनत के बाद मैं इतना ही जंप कर पाई कि मैं अभी भी मैनेजमेंट की सीट पे बैठी हूँ। जस्ट इमेजिन भाई, तुम मेहनत, और मैं बता रही हूँ नीट की मेहनत, एमबीबीएस कोई ग्लोरीफाइड है भाई, कत्ते ही ओवर रेटेड है एमबीबीएस, कत्ते ही ग्लोरीफाइड भाई। तुम्हें लगता है नीट टफ है, नीट का जो सिलेबस तुम पढ़ोगे ना, तुम्हें समझ में आएगा कि क्या लिखा है, क्या बोलना चाह रहा है। एमबीबीएस में समझ में ही नहीं आएगा। 1 महीने तक तो तुम ऐसे देखोगे कि ये लिखा कहाँ है, क्या है। अबडक्टर, फ्लेक्शन, मीडियल, लेटरल, आगे का, पीछे का, डोर्सोफ्लेक्शन, इसका अबडक्शन, उसका। मेरे को अभी तक, मेरे को ऑलमोस्ट पता है 3 महीने हो चुके हैं, स्टिल मैं आज भी है ना ऐसे कंफ्यूज हो जाती हूँ। अबडक्शन, अडक्शन, एक्सटेंशन, इन्वर्जन, एक्सवर्जन, एक्सवर्जन तो होता भी नहीं, ईवर्जन होता है। जस्ट इमेजिन भाई, मेरे को 3 महीने हो गए तब भी मैं इन चीजों में कंफ्यूज हूँ। इतनी सारी मसल्स, इतनी नर्व्स, इतनी आर्टरीज, इतनी वेन्स, इतनी बड़ी बॉडी, और वही तो मैं सिर्फ एनेट की बात कर रही हूँ। फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, भाई बैंड बज जाती है। ये नीट का जो सिलेबस है ना, उसका 3 गुना से भी ज्यादा सिलेबस है एक अकेले एमबीबीएस का। और तुम्हें ये चीज नहीं बताएगा कोई भी। हर तुम्हें ये आइडिया जरूर बेचा जाएगा कि डॉक्टर बन जाओगे, डॉक्टर बन जाओगे। डॉक्टर बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, और फिर उसका रिजल्ट है क्या कुछ। अरे भाई 5.5 साल बाद कोई गारंटी है तुम्हें जॉब मिलेगी, मिलेगी। उसमें भी भाई तुम्हें कितनी ही महंगी जॉब मिलेगी, तुम्हें 25-30 हजार की जॉब मिलेगी, जिस अकॉर्डिंग आज करंट मेडिकल की हालत है। इतने डॉक्टर्स निकल रहे हैं, तो समझ जाओ कि भाई, लाइक, एक डॉक्टर है ना, इज जस्ट अ इंजीनियर विद अ हाई लेवल ऑफ एजुकेशन और हार्ड वर्क। इंजीनियर मजे करके बन रहे हैं, डॉक्टर मेहनत करके बन रहे हैं इक्वली ऑलमोस्ट। कतई सैचुरेटेड मार्केट है भाई, कतई सैचुरेटेड मार्केट हो चुका है मेडिकल का। एंड नाउ तुम्हें आइडिया बेचा जाएगा कि डॉक्टर बन जाओगे। भाई कोई डॉक्टर की इज्जत नहीं है, कोई डॉक्टर के पास पैसे नहीं है, कुछ नहीं है, सिर्फ मेहनत है। मैं तो सही बताऊँ, मेरे को डॉक्टरी लेने के बाद इतने थोड़ा कम बुरा इसलिए लग रहा है, बिकॉज जब मुझे लोग कहते हैं ना कि पूरी जिंदगी पढ़ना पड़ेगा, तो वो मेरे लिए कोई बड़ी बात मुझे लगती नहीं है। बिकॉज देखा जाए, मेरा कोई दोस्त नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मैं किसी को पसंद नहीं करती, तो इससे मैं बहुत वेली हूँ। मेरी जिंदगी में कुछ नहीं है, मेरी जिंदगी में सिर्फ मैं हूँ। तो मेरे को खुद पे हार्ड वर्क करना अच्छा लगता है। लाइक आई लव टू डू हार्ड वर्क फॉर मी। लाइक लिटरली मैं ऐसी बंदी हूँ जो पूरे दिन अपने ऊपर हार्ड वर्क करने के लिए तैयार रहती है। मैं मेडिटेशन करती हूँ, मैं जर्नलिंग्स करती हूँ, मैं बुक्स रीड करती हूँ, मैं एक्सरसाइज करती हूँ। लिटरली मैंने अभी थोड़े टाइम पहले, मतलब 20 दिन पहले, 30 दिन पहले, मैं 20 मिनट एक्सरसाइज करती थी, मैंने 10 मिनट बढ़ा दिए अपने अचानक से। आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो मेरे को मतलब बहुत अच्छा लगता है अपने आप को पुश करना। इसलिए मुझे लगता है एमबीबीएस इज गुड फील्ड फॉर मी, बिकॉज देखा जाए तो उसमें मेरे को हमेशा एक गोल रहेगा कि पहले एमबीबीएस करनी है, फिर एमडी करनी है, फिर एमडी के बाद भी आगे चल के सर्जन वाली लाइन में जाना है, स्पेशलिस्ट बनना है, सुपर स्पेशलिस्ट बनना है। तो वो वाली बात आ जाती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आई विल ऑलवेज बी अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। सो हाँ, मुझे वो चीज़ तो सही लगती है कि मेरा करियर हमेशा मुझे दिखेगा कि मैं और आगे बढ़ सकती हूँ। तो मुझे वो चीज़ थोड़ी सही लगती है। बाकी देखा जाए तो मैं तो पर्सनली बोल रही हूँ, अगर आप एक ऐसे बंदे हो जो सोचते हो कि नीट के बाद मजे ही मजे, नीट के बाद सिर्फ जो काउंसलिंग तक का टाइम होता है ना, नीट से लेकर के, नीट होने के बाद से लेकर के काउंसलिंग तक का, वो होता है मजे का टाइम। बस वो एक 4-5 महीने आते हैं जब आप एकदम वेले हो गए, जब आप अपनी जिंदगी इंजॉय कर सकते हो। उसके बाद एमबीबीएस में भूल जाना। मैं अभी अभी अपने इंटरनल्स देख के बैठी हूँ, एंड लिटरली बता रही हूँ, ऐसी बेइज्जती फील होती है ना भाई। मेडिकल फील्ड में सिर्फ तुम्हें लगता है कि जो 4 लोग, 4 रिश्तेदार तुम्हें बोलेंगे हाँ डॉक्टर साहब। बाकी मैं तुम्हें सच बता रही हूँ, मेडिकल कॉलेज में कोई इज्जत नहीं है तुम्हारी, कोई भी इज्जत नहीं है उनके लिए, तुम एक जस्ट कीड़ा भी नहीं हो। लिटरल बता रही हूँ भाई मैं, हमारे मेडिकल, हमारा कॉलेज है भाई, कोई इज्जत नहीं है हमारी, कोई इज्जत नहीं। उनको कोई बढ़िया नहीं लगता कि भाई डॉक्टर है, कोई 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 इज्जत नहीं है कि 2025 का वो करके भी निकले हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि 2025 का नीट दिया है तो भी इज्जत है उनको, कोई इज्जत नहीं है भाई, बिल्कुल इज्जत नहीं है, माँ कसम बता रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इज्जत विज्जत या पैसा दोनों ही चीजें कुछ नहीं है। मैं तो मुंह पे बोल रही हूँ, इवन तुम्हें एमबीबीएस के लिए इतनी इतनी लज्जत फील हो जाएगी ना कि तुम्हें वैसे भी कोई फर्क पड़ेगा नहीं कुछ खास, इज्जत और ना इज्जत से, सच बताऊं तो।
क्योंकि मुझे तो यही लगता है। तो एक चीज को समझ लो, नीट इज नॉट अ फेयर एग्जाम। उसके अंदर ना, नीट के अंदर तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी, दैट नीट एक फेयर एग्जाम पहला पॉइंट है नहीं। कुछ बच्चे तुम्हारी आंखों के सामने रिजर्वेशन से निकल जाएंगे, कुछ अपने बाप के पैसों पे एनआरआई सीट पे दिखेंगे, कुछ मैनेजमेंट पे दिखेंगे, कुछ पता नहीं कैसे फॉरेन जाके एमबीबीएस करते हुए दिखेंगे। तो तुम इस चीज को समझ जाओ, अगर पहला पॉइंट नीट कोई फेयर एग्जाम नहीं है, इसलिए तुम, अगर तुमने एक बार तुम मेडिकल फील्ड में आ चुके हो, अगर तुमने ले ही ली है, तो मैं एक चीज बता दूं, पहला पॉइंट नीट को तुम अपने आप को डिसाइड करने मत देना, क्योंकि इट्स नॉट अ फेयर एग्जाम। अगर वो एक दिन तुम्हारा अच्छा नहीं जाता ना, तो वो पूरे साल भर की बात रह जाती है। लिटरली बता रही हूँ, मेरे लाइफ में तो यही रहा है कि भाई मैंने तो यही देखा है, वो एक दिन की वाली बात आ जाती है कि एक दिन खराब हो गया ना तो तुम्हारा पूरा साल खराब है। तो अपने आप को पहले पॉइंट कंपेयर मत करना किसी से भी। और मैं तो ये मानती हूँ, अगर तुम जा ही चुके हो, देन ट्रस्ट योर सेल्फ एंड डू योर बेस्ट। मैं तो ये मानती हूँ भाई, डू योर बेस्ट। मतलब ये कोई अच्छी बात नहीं है कहना कि मैंने तो कभी पढ़ाई नहीं करी। मैं तो अभी भी कह रही हूँ, जो 3 साल मैं बोलती हूँ कि मैंने पढ़ाई नहीं करी, मैं तो बोलती हूँ भाई 2 थप्पड़ मारने चाहिए थे उस टाइम पे मुझे खुद के। अगर मैं जा सकती ना, मैं बहुत गंदा मारती। क्योंकि क्यों नहीं करी, क्यों नहीं करी? 11th 12th का तो चलो फिर भी मुझे इतना दुख नहीं है, क्योंकि 11th 12th में तो चलो स्कूल भी था, फिर वहां भी जाना पड़ता था, बहुत ज्यादा थक जाते थे, टाइम नहीं मिलता था इतना पढ़ने का। मान लिया। पहले ड्रॉप में क्यों नहीं पढ़ाई करी? शायद मैं पहले ड्रॉप में थोड़ी सी मेहनत करती, तो मेरे पहले ड्रॉप में भले ही मेरी है ना 90,000 या 80,000 या 70,000 रैंक आती, सेकेंड ड्रॉप में शायद शायद मेरी 25,000 रैंक हो सकती थी। क्योंकि मेहनत कहीं नहीं जाती, मेहनत कहीं ना कहीं तो दिखती। अगर पहले ड्रॉप में मेहनत की होती, सेकंड ड्रॉप के अंदर मैनेजमेंट सीट नहीं लेनी पड़ती शायद मुझे। तो ऑफ कोर्स मुझे उस चीज का दुख है। और इफ तुमने कोटा फैक्ट्री, मैं बाय गॉड बोल रही हूँ, तुम अगर तुम्हें एक बार नीट वाली लाइफ फील करनी है, कोटा फैक्ट्री देखो। मैं सच बता रही हूँ, मैं तुम्हें कुछ सीरीज रेकमेंड करती हूँ, उन्हें देखो, उसके बाद डिसाइड करो। एक तो कोटा फैक्ट्री देखो, एक तुम वो देखो, एक वो है, आई थिंक एमबीबीएस डायरी है, आई थिंक वो जो कि एलन ने प्रोड्यूस करवाई है। और वो है ना, तुम्हें उस पर मिलेगी, यूट्यूब के ऊपर मिलेगी। मतलब इससे रिलेटेड चीज देखो भाई, एमबीबीएस से रिलेटेड सीरीज देखो, मतलब नीट से रिलेटेड देखो मोस्टली। क्योंकि भाई तुम डिसाइड पहले करो, 10th में करो ये चीजें डिसाइड। उसके बाद अगर आ ही गए हो तो फिर तो भाई एमबीबीएस से रिलेटेड देख लो। बट मैं तो कह रही हूँ, एक बार आने के बाद मेरे को तो नहीं लगता कि तुम कोई भी जल्दी से फील्ड छोड़ना पसंद करता है। बहुत वही है, फिर तुम फार्मा में जाओगे, तुम आयुर्वेदिक में जाओगे। मेरी फ्रेंड है, वो आयुर्वेदिक में गई है क्योंकि उसको मेडिकल नहीं मिला। तो इट्स फाइन, मेरे अकॉर्डिंग वो बिल्कुल कंप्लीटली फाइन है। तुम डेंटल में जाओ, आयुर्वेदिक में जाओ, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। बट एक वो होता है ना कि अगर शायद उसे एमबीबीएस मिलता तो वो आयुर्वेदिक में नहीं जाती ना। इनडायरेक्टली कहने का सेंस ही है ना। वो मुझे लगता है कि उसके साथ थोड़ा सा, कि मैं उसको बुरा लगा होगा एमबीबीएस में आने के बाद। मैं सिर्फ, और तुम्हें अगर लगता है कि एमबीबीएस इज वेरी ग्लोरीफाइड, सिर्फ पढ़ाई वाली बात है, नहीं भाई। टीचर्स पहला पॉइंट तुम्हारी बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते, सीनियर्स तुम्हारी बिल्कुल तुम्हें कुत्ता समझते हैं। मतलब पुराने कॉलेजेस में तो ऐसी रैगिंग चलती है भाई साहब, और तुम रैगिंग नहीं दो तो तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे हम। मतलब लिटरली मेडिकल में मैंने सीनियर और जूनियर का ऐसा गंदा कल्चर देखा है। लिटरली फ्रेशर्स के अंदर है ना, जूनियर को मतलब ऐसे झुक झुक के सलाम करने पड़ रहे हैं, इतना ज्यादा मतलब उनको ऐसे ट्रीट कर रहे हैं। मेरे को तो ऐसा लगता है कि एहसान करोगे फ्रेशर्स देख के। मतलब फ्रेशर्स, पता है, मैं पता है, अपने, मेरा फ्रेशर्स अभी तक हुआ नहीं है, लेकिन मेरे कॉलेज का जो फ्रेशर होगा उसमें सिर्फ एक चीज की खुशी होगी, दैट तुम अपनी मर्जी के कपड़े पहन के जा सकते हो। लिटरली जब तक मेडिकल के ना फ्रेशर नहीं होता, तुम्हें एक ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ता है। और मतलब वो इतना चोमू ड्रेस कोड होता है। तुम ना, एक तो लड़कियों के लिए होता है कि तुम मेकअप नहीं कर सकती। वैसे तो मेकअप वैसे भी मैं भी रेकमेंड नहीं करूंगी डेली किसी को भी करने के लिए, लेकिन स्टिल भाई देयर चॉइस ना। तुम लिपस्टिक नहीं लगा सकते, तुम हल्की सी भी लिप बाम भी नहीं लगा सकते। अगर वो हल्का सा भी टिंट भी दिख गया ना तुम्हारे लिप्स पे, तो वो तुम्हें क्वेश्चन करने लग जाता है लिटरली। और सीनियर कर रहा है तुमसे क्वेश्चन, टीचर करता है ना, बुरा भी नहीं लगता। सीनियर भाई साहब तुमसे पूछ रहे हैं। सीनियर मेरे पास आई थी एक मैडम, मतलब माँ कसम मेरे को नाम नहीं पता, और मैं चाहूंगी भी नहीं कि उसको, मेरे को कभी उसका नाम पता चला। मेरी तरफ से तो भाड़ में जाएगा औरत। वो मेरे पास आके बोलती है, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना होता। मैं साइड में खड़ी थी, मेरे को कोई लेना देना नहीं था उस बंदी से, फेस्ट का टाइम था, कि गुड मॉर्निंग नहीं बोलना होता। एंड आई बी लाइक, गुड मॉर्निंग बॉस। वो ऐसे कि लिपस्टिक लगाई है। एंड आई बी लाइक, तेरे को क्या है बे, तुझे क्या है, मेरी मर्जी है, मेरे बाप का पैसा है, तू कौन है बे, तेरे क्या मतलब है। जींस नहीं पहनने देते भाई। भरी सर्दी में लेगी पहन के जा रही हूँ मैं, भरी सर्दी में भाई, कितनी ठंड लगती है, जींस के अंदर ठंड तो नहीं लगती ना। इतने मतलब ऐसा मन करता है कि मतलब दो गालियां गंदी गंदी और रेपटे पे रेपटे बजाऊं। गुड मॉर्निंग बोलो, लिटरली बता रही हूँ भाई, ऐसे है, गुड मॉर्निंग बोलो तुम हमें। अरे क्यों बोलो यार, तुम जस्ट इमेजिन करो, तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट नहीं है।
तुम्हें लोगों से भीख मांगनी पड़ रही है कि तुम हमें गुड मॉर्निंग विश करो। जस्ट इमेजिन भाई, अगर तुम्हारी रिस्पेक्ट होगी ना तो वैसे भी तुम्हारा जूनियर तुम्हें गुड मॉर्निंग करेगा, मैं सही बता रही हूँ। और मैं वो बंदी हूँ जिसको रिस्पेक्ट मिली थी एज अ सीनियर। तो भाई मैं मेडिकल कॉलेज में सीनियर दे गई, लेकिन पहला पॉइंट मैं रैगिंग दी नहीं, और मैं रैगिंग दूंगी भी नहीं, और मैं रैगिंग लूंगी भी नहीं। इवन जो भी मेरे सामने मुझे पता चला कि ये रैगिंग लेते हैं, मैं उन्हें भी मना कर दूंगी कि भाई मेरे से बात मत करो मोस्ट प्रोबेबली। बिकॉज भाई फॉर मी इट्स लाइक रैगिंग इज नॉट अ वे जहाँ पे एंटरटेनमेंट होता है, इट्स लाइक अ वे टू शो कि तुम उनसे बड़े हो। तुम सामने वाले को नीचा फील करवा रहे हो क्योंकि वो तुम्हारे एक साल बाद आया, मतलब। और वही मेडिकल कॉलेज के टीचर्स को सब पता होता है कि रैगिंग होती है। ये बहुत बड़ा मिथ है कि टीचर्स को पता नहीं होता, टीचर्स को सब पता है। वो तुम्हारी फिर भी कोई हेल्प नहीं करते, इवन वो भी प्रमोट करते हैं। लिटरली हमारी एक टीचर ऐसे कि तुमसे नाम ही तो पूछ रहे हैं, क्या दिक्कत हो गई इसमें? दिक्कत है द टोन। भाई प्रॉब्लम ये है कि वो जिस तरीके से पूछने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो जो शो करने की कोशिश कर रहे हैं ना कि तुम हमसे नीचे हो, ये है प्रॉब्लम। मुझे प्रॉब्लम अपना नाम बताने में नहीं है, मैं 4 बार और बता दूंगी, ले कोशा अग्रवाल। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है तुम्हारी रिस्पेक्ट करने में। रिस्पेक्ट अर्न करी जाती है। लिटिल वैल्यू अपूर्वा है ना, was not अपूर्वा was not wrong when she said respected can't be demanded, इट शुड बी अर्न। एंड लिटिल वैल्यू ये चीज मैं बहुत पहले से बोलती हूँ लाइन मेरे 11 से, कि रिस्पेक्ट कांट बी डिमांडेड। तुम ये रिस्पेक्ट नहीं, तुम ये नहीं बोल सकते कि मेरी रिस्पेक्ट करो। तुम्हें डिमांड नहीं कर सकते कि तुम्हारी रिस्पेक्ट की जाए, तुम उसे अर्न करोगे। एंड मैं ऐसी सीनियर रही हूँ। मैं अपने 11 में तो नहीं, 12th में मैं सीनियर थी 11 के बच्चों की हमारे कोचिंग में। भाई वो इतनी रिस्पेक्ट करते थे, बाय गॉड की कसम इतनी रिस्पेक्ट करते थे। मैं बैठ नहीं पाती थी कोचिंग के अंदर सेल्फ स्टडी करने, बिकॉज दे स्टार्ट रोमिंग अराउंड मी। दे वो मेरे पास आके बैठ जाते, दीदी क्वेश्चन बता दो, दीदी ये हेल्प कर दो, दीदी वो हेल्प कर दो। आज भी मेरे कांटेक्ट में है मेरे जूनियर्स। एंड लिटरली मैं जिस अभी कोचिंग में गई थी ड्रॉप ईयर के लिए पाताल के अंदर, तो वहां पे भी मुझे एक जूनियर मिला था। लिटरली वो मुझे मैसेज करता है आज भी। अभी भी थोड़े दिन पहले उसका मैसेज आया था मेरे बर्थडे से थोड़े दिन पहले कि दीदी कैसे हो आप। जस्ट इमेजिन भाई उसके क्या है। और लिटरली बताइए, जब वो बंदा जो है वो 12th में था, ठीक है, उसने 12th के साथ नीट निकाली थी, और मैं ड्रॉपर थी, ठीक है। अब पॉइंट पता है क्या है, वो जो बंदा था ना, उसका जब 12th का रिजल्ट आया था ना, आई स्वेयर ऑन दिस लाइन, रिजल्ट के बाद उसने मुझे लिटरल बताइए मैसेज किया था कि दीदी पता है मैं अपनी क्लास में 3rd आया हूँ, मैं ना फिजिक्स में नहीं, केमिस्ट्री और बायो के अंदर 1st आया हूँ अपनी क्लास में, पता है। जब उसका नीट का रिजल्ट आया था, उसका कॉल आया था मेरे पास कि दीदी देखो ऐसा ऐसा मैं निकल गया। लिटरली वो बंदा भाई, वो मुझसे छोटा है, वो मुझे दीदी बोलता है, वो मेरी इतनी रिस्पेक्ट करता है जिसकी कोई हद ना हो। एक रियल रिस्पेक्ट दिखती है उसके अंदर, एक रियल, मतलब उसके पूरे घर वाले मुझे ऐसे गले लगा के ऐसे लिटरली। जब उसने मुझे बताया था कि उसके जैसे उसका उसका क्या नीट से पहले उसको घबराहट हो रही थी, ठीक है, तो उसके लिटरली उसके घर वाले उसको बोल रहे थे कि उस तेरी बहन से बात कर ले, तेरी दीदी से बात कर ले। उसके घर वाले जो मुझे नहीं जानते थे। जस्ट इमेजिन द रिस्पेक्ट आई अर्नड फ्रॉम हिज साइड और हिज फैमिली। सो मुझसे तो ये बहस ही मत करो कि रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, नहीं, रिस्पेक्ट डिमांडेड नहीं होती, रिस्पेक्ट बनाई जाती है। तुम अगर इस लेवल के इंसान हो कि सामने वाला बंदा तुम्हारी रिस्पेक्ट करे, तो वो करेंगे।